हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर। सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद में टॉपिक आता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही ये टॉपिक है। तो पहले हम देख लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद हम वांट ऑफ फैक्टर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वही सॉल्यूशन शो करते हैं जो डाइल्यूट होते हैं, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, और जो सॉल्यूट होना चाहिए सॉल्यूशन में वो होना चाहिए नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का जब कोई सॉल्यूशन बनेगा जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, तो इस तरह का सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को शो करेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार तरह की होती है: एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड लास्ट वन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर हम 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया लें या 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लें, ठीक है, दोनों में सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम है। एक है 1 मोलर यूरिया, एक है 1 मोलर ग्लूकोज, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम हो गए। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम होने की वजह से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है, यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर हम डिस्कस कर रहे हैं, वो दोनों सॉल्यूशन के लिए सेम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम है, चाहे नेचर अलग अलग है, चाहे एक ग्लूकोज है और एक यूरिया है। सो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर सेम हो फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वी कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे हम 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लें, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज से कम होगा। ठीक है ना, सॉल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन बढ़ गई 2 मोलर में, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे इसके लिए मैंने आपको एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला दिखाया है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी एम, दैट स्मॉल एम इज द मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला रखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा Kb multiplied by mass of solute divided by molar mass of solute and mass of solvent in Kg। तो देखिए, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। ठीक है ना, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे यही आएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सॉल्यूट के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम वांट ऑफ फैक्टर डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए, अभी हमने जो पिछले स्लाइड में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू देखी थी, जो फॉर्मूले देखे थे, वहां हमने ये कंसीडर नहीं किया था कि सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो सकता है या एसोसिएट हो सकता है। डिसोसिएट होना यानी आयंस में कन्वर्ट हो सकता है, एसोसिएट होना यानी कि कंबाइन होके कोई इस तरह का डाइमर या ट्राइमर बना सकता है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला हमारा ये था, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले थे। यहाँ हमने डिसोसिएशन या एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट कंसीडर नहीं किया था, है ना। तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन की वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या वेरिएशन आ जाते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले हम डिसोसिएशन डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। एग्जाम्पल देखते हैं हम NaCl का। ओके, अब देखिए, NaCl सॉलिड स्टेट में इस तरह से सोडियम आयन क्लोराइड आयन कंबाइंड स्टेट में है। जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, सोडियम आयन क्लोराइड आयन सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl को डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास में 1 सोडियम आयन और 1 क्लोराइड आयन आएगा, है ना। तो पहले जहां हमारे पास में सिर्फ एक ही सॉल्यूट पार्टिकल था, अब हमारे पास में आयन के फॉर्म में 2 सॉल्यूट पार्टिकल हो गए, 1 ऑफ सोडियम आयन एंड 1 ऑफ क्लोराइड आयन। ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए। ओके, सो बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर और इन एक्वस सॉल्यूशन, आयोनाइजेशन की वजह से जो है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है,
अब जैसे अगर हम 1 मोल सोडियम क्लोराइड लेंगे तो हमारे पास में 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन आएगा। इसी तरह से अगर हम n मोल सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो हमारे पास में n मोल्स ऑफ सोडियम आयन एंड n मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन आएंगे। यानी हम जितना भी सोडियम क्लोराइड लेंगे उसका जस्ट डबल नंबर ऑफ आयन्स हमको मिलेंगे। यहाँ हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि डिसोसिएशन जो है वो 100% है, यानी जितना भी हम NaCl लेंगे सारा डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हो गया। क्लियर है ना ये तो, कि डिसोसिएशन की वजह से नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ गया। पहले जहाँ पे सिर्फ एक सोडियम क्लोराइड था, अब यहाँ पे 2 आयन्स हो गए, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। सो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए। नेचर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पहले कंबाइंड स्टेट थी अब फ्री आयन फॉर्म में है। अभी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा, इट डजंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, ओनली डिपेंड ऑन द ओनली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, है ना। अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी हमने देखा था कि लास्ट वाले फॉर्मूले में हमने डिसोसिएशन को कंसीडर नहीं किया था, है ना। जैसे मान लीजिए हमने 1 मोल सोडियम क्लोराइड मिलाया और हम उससे कैलकुलेट करना चाहते हैं डेल्टा टीबी। ठीक है, तो हम तो यहाँ 1 मोल लिख देंगे, उस हिसाब से हमारा डेल्टा टीबी आ जाएगा। बट आफ्टर डिसोसिएशन अगर 100% डिसोसिएशन हुआ तो 1 मोल सॉल्यूट कितना हो गया, 2 मोल्स में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो हमने वो तो यहाँ कंसीडर ही नहीं किया। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी ना, ये ऑब्जर्व्ड यानी जो प्रैक्टिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उससे अलग होगी। ठीक है, यानी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यूज अलग अलग आती हैं। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड यानी प्रैक्टिकली जो हम निकालते हैं वो वैल्यू होगी ज़्यादा और जो फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे वो होगी कम। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, तो इसलिए अभी हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया उससे अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालेंगे तो एक्चुअल वैल्यू यानी जो ऑब्जर्व वैल्यू या प्रैक्टिकल वैल्यू होगी वो हमारे पास में नहीं आएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू जो आएगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, अब देखिए डिसोसिएशन के केस में क्योंकि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ जाते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है ना। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है तो अभी हमने देखा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले से हम मान लीजिए हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब अगर इस फॉर्मूले से हम सोल्यूट का मोलर मास निकालना चाहेंगे तो वो मोलर मास हमारे पास में आएगा कम। कैसे, देखिए हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, हम ऑब्जर्व वैल्यू यूज करते हैं। यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व वैल्यू यानी प्रैक्टिकल वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले प्रैक्टिकल्स के थ्रू। उसके बाद में हम फिर इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालते हैं। तो अगर हम ऑब्जर्व वैल्यू रख रहे हैं और डिसोसिएशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास में जो मोलर मास आएगा वो होगा एक्चुअल मोलर मास से कम। मतलब जैसे एक्चुअल मोलर मास का मतलब क्या है, केमिकल फॉर्मूले से आप जो मोलर मास निकालते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड का सोडियम और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है उसको सम करके आप जो निकालेंगे वो उसका एक्चुअल मोलर मास है, यानी जो उसको नॉर्मल मोलर मास बोलेंगे वो उसका नॉर्मल मोलर मास है। बट अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में जो मोलर मास आएगा वो एक्चुअल मोलर मास से कम होगा। ठीक है, so calculated molar masses are lower than the actual molar masses for the solute and it is called abnormal molar mass. So clear हुआ। डिसोसिएशन के केस में क्या क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले से मोलर मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास में मोलर मास जो होता है वो एक्चुअल यानी कि जो नॉर्मल मोलर मास है उससे कम आता है। ओके, क्लियर। अब आगे देखते हैं, ये हमने डिसोसिएशन का केस देखा था, इसका अब हम एसोसिएशन का केस देखेंगे। अगर सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में एसोसिएटेड फॉर्म में है, एसोसिएटेड यानी कंबाइन हो जाते हैं, तो क्या होगा, देखिए कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लें तो वो बेंजीन में डिसॉल्व करने पे
डाइमराइजेशन शो करते हैं। डाइमराइजेशन का मतलब होता है टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बनाते हैं वन मॉलिक्यूल। ठीक है, देखिए यहाँ पे टू मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों इस तरह से डाइमर में कन्वर्ट हो गए बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो क्या होगा, हम सॉल्यूट का अगर 2 मोल लेते हैं तो हमारे पास में बिकॉज ऑफ एसोसिएशन सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट ही रह जाएगा। क्लियर? सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो भी डिक्रीज होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो डिक्रीजेस। दैट मीन्स जो प्रैक्टिकल वैल्यू है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो तो होगी कम, और जो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, जो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, उससे कैलकुलेट करेंगे, वो आएगी ज़्यादा। क्लियर? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी प्रैक्टिकल वैल्यू है कम और कैलकुलेटेड वैल्यू है ज़्यादा। ओके, अब देखिए मोलर मास होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर कम हो रही है तो मोलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैलकुलेटेड मोलर मास आर हायर होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। ओके, कैलकुलेटेड मोलर मासेस आर हायर देन एक्चुअल मोलर मासेस। ओके, अब देखिए डिसोसिएशन और एसोसिएशन में कंपैरिजन। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज होते हैं डिसोसिएशन में, एसोसिएशन में नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन केस ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज, एसोसिएशन के केस में डिक्रीज। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मोर देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएशन के केस में ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज लेस देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड abnormal molar masses are lower than the actual molar masses, and here just reverse, abnormal molar mass is higher than the actual molar mass. ठीक है, एक्चुअल मोलर मास यानी आप केमिकल फॉर्मूले से जो मोलर मास निकालते हैं वो। ओके, अब आगे देखते हैं। तो वॉन हॉफ ने इन एबनॉर्मलिटीज को रिमूव करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए वॉन हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस किया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले में। ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। अब ये होता क्या है, आई होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, तो अगर सॉल्यूट डिसोसिएट होता है तो डिसोसिएशन के बाद में उसके कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हो गए, और डिसोसिएशन के पहले कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स थे, उनका जो रेशो है वो होता है वॉन हॉफ फैक्टर। सिमिलरली एसोसिएशन के केस में एसोसिएशन के बाद में कितने सॉलिड पार्टिकल हैं, उसका बिफोर एसोसिएशन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल से रेशियो वॉन हॉफ फैक्टर कहलाएगा। ओके, वॉन हॉफ फैक्टर को हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी जो प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और कैलकुलेटेड यानी जो फॉर्मूला है, जैसे डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम, यहाँ से आपने जो निकाला वो उसकी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी जो भी अभी तक आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले पढ़े हैं उससे जो निकालेंगे वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इन दोनों का रेशियो भी वॉन हॉफ फैक्टर बताता है। लास्ट है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ये भी वॉन हॉफ फैक्टर बताता है। नॉर्मल मोलर मास यानी कि आप केमिकल फॉर्मूला से निकाल लीजिए, जैसे मान लीजिए सॉल्यूट है आपका एसिटिक एसिड, फॉर्मूला है CH3COOH केमिकल फॉर्मूला। इस केमिकल फॉर्मूला से जो मोलर मास आएगा वो उसका नॉर्मल मोलर मास, और एबनॉर्मल मोलर मास आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले को यूज करके अगर मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो वो जो आएगा वो होगा एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो इनमें से हम किसी से भी वॉन हॉफ फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम देखते हैं सॉल्व कैसे करना है, इन फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। क्वेश्चन है assuming complete dissociation what will be the value of I for NaCl। ओके, NaCl डिसोसिएट होता है। ठीक है, आपको बोला है कंप्लीट डिसोसिएशन, यानी आप जितने भी मॉलिक्यूल्स लेंगे NaCl के सब डिसोसिएट होंगे। ठीक है, सो 1 मॉलिक्यूल अगर आप लेते हैं तो आपको 2 आयंस मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप कितने भी मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, मान लीजिए आप x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl लेते हैं तो आपको 2x नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे। ठीक है ना,
ये हम पहले भी डिस्कस किया था NaCl का। सो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 2x हो गया, एंड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन x। ओके, सो 2x बाय x कितना हुआ 2, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ गई 2। ओके, इसी तरह से देखिए कैल्शियम क्लोराइड आप एक मॉलिक्यूल के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम कंप्लीट डिसोसिएशन कंसीडर कर रहे हैं ना। देखिए कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन, इसमें डिसोसिएट होगा कैल्शियम क्लोराइड, क्लियर है ना। ये तो एक कैल्शियम आयन बनेगा, 2 क्लोराइड आयन बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने बन गए 3। तो नंबर ऑफ आयन्स आफ्टर डिसोसिएशन 3 एंड बिफोर डिसोसिएशन इट वाज अ कंबाइंड फॉर्म, यानी एक ही मॉलिक्यूल था, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास में आई की वैल्यू आ गई 3। ओके, इसी तरह से पोटेशियम सल्फेट देखते हैं। देखिए पोटेशियम सल्फेट डिसोसिएट होकर क्या आयन्स देता है, 2 पोटेशियम आयन और 1 सल्फेट आयन। सो नंबर ऑफ आयन्स आपको मिल रहे हैं 3 एंड बिफोर डिसोसिएशन इट वाज 1, सो आई इज अगेन 3 for K2SO4। ओके, ये हमने सब डिसोसिएशन कंसीडर किया। अब हम एसोसिएशन कंसीडर करते हैं, तो डाइमराइजेशन के केस में वैल्यू आ जाएगी 0.5। कैसे, देखिए ये देखिए बिफोर नंबर ऑफ solute particle after association 1 mole, number of solute particle before association 2 moles, so after association divided by before association 1/2 हो गया है ना, तो वैल्यू आ गई हमारे पास में 0.5। ऐसे ही अगर ट्राइमराइजेशन होता तो यहाँ पे क्या होता, 3 मोल्स होते और यहाँ पे 1 मोल बनता है ना। ट्राइमराइजेशन यानी 3 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, तो 1/3 हो जाता आई की वैल्यू। ओके, रिमेंबर यहाँ भी हम कंप्लीट एसोसिएशन कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में डाइमराइजेशन के लिए 0.5, ट्राइमराइजेशन के लिए 0.33, 1/3 दैट इज 0.33। ओके, अब देखिए कुछ सॉल्यूट्स के लिए हमें वैल्यू ऑफ आई दे रखा है, अभी आपको बताया था तो कैलकुलेट करना आया होगा। ग्लूकोज डजंट अंडरगो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, सो वैल्यू ऑफ आई इज 1। बिफोर एसोसिएशन भी उतने ही पार्टिकल्स होते हैं जितने आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होते हैं, बिकॉज होता ही नहीं ना एसोसिएशन डिसोसिएशन, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल चेंज ही नहीं होता। तो जहां एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता आई की वैल्यू होती है 1। ग्लूकोज के लिए 1, सुक्रोज के लिए भी 1, यूरिया के लिए भी 1, बिकॉज दे डजंट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। KCl आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड सब वाटर में डिजोल्व करने के बाद आयोनाइज होते हैं, आयंस में कन्वर्ट होते हैं। हम कंप्लीट डिसोसिएशन मान रहे हैं तो 2 आयन बन जाएंगे। सो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 2, बिफोर डिसोसिएशन 1, वैल्यू ऑफ आई आ गई 2। इसी तरह से MgCl2 के लिए मैग्नीशियम आयन प्लस 2 क्लोराइड आयन 3, टोटल नंबर ऑफ आयन 3 हो गए, सो वैल्यू ऑफ आई इज 3। डाइमराइजेशन अभी कंसिडर किया था 0.5, ट्राइमराइजेशन 0.33। ओके, सो ओवरऑल क्या हुआ, अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं है तो वैल्यू ऑफ आई 1, डिसोसिएशन है तो वैल्यू ऑफ आई इज ग्रेटर देन 1, एंड एसोसिएशन है तो वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन 1। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच विल हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, 1m यूरिया, 1m NaCl और 1m कैल्शियम क्लोराइड। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब कंसंट्रेशन तो तीनों की सेम है, 1m यूरिया है, 1m NaCl है, 1m कैल्शियम क्लोराइड है, पर क्योंकि NaCl और कैल्शियम क्लोराइड डिसोसिएट हो जाते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस में होंगे तीनों में से, देखिए NaCl डिसोसिएट होके 2 आयंस देता है, एक मॉलिक्यूल 2 आयंस देता है, कैल्शियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल 3 आयन देता है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें इस केस में मिलेंगे। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इस वाले सॉल्यूशन का मैक्सिमम होगा। ओके, वांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस आई इन द फॉर्मूला ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो आपने फॉर्मूले पढ़े थे उसमें हम आई इंट्रोड्यूस कर देंगे, देन वी विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब जो ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो सेम आएगी। और इस फॉर्मूले को यूज करके अगर हम मोलर मास भी निकालेंगे तो हमारे पास में नॉर्मल मोलर मास आएगा, ठीक है। तो ये है वांट ऑफ फैक्टर। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ KCl विच मस्ट बी एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर so that freezing point is depressed by 2 Kelvin.
अज्यूम KCl अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। आपको बताना है कि अमाउंट ऑफ KCl जो हमें ऐड करना चाहिए 1 kg वाटर में कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आ जाए 2 केल्विन। हम अज्यूम कर रहे हैं कि KCl का कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेल्टा TF इक्वल टू IKFM, वांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है फॉर्मूले में, है ना, क्योंकि डिसोसिएशन है। अब देखिए I की वैल्यू कितनी होनी चाहिए KCl के लिए, एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर 2 आयंस देता है, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन है, नंबर ऑफ आयंस जस्ट डबल हो जाएंगे, एक्चुअल मॉलिक्यूल का जस्ट डबल हो जाएंगे, है ना। तो I आया हमारे पास में 2, KF वाटर के लिए 1.86 होता है, यहाँ नहीं दिया हुआ है बट क्वेश्चन में नॉर्मली दिया होता है। अब मोलालिटी है, ये स्मॉल है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 1 kg। अब यहाँ पे फॉर्मूले में डेल्टा TF 2 था, सब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, फाइनली सॉल्व किया तो मास ऑफ KCl आ गया 40.05 ग्राम। सो दैट मच KCl शुड बी एडेड टू गेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 केल्विन। ओके, अभी हमने वांट ऑफ फैक्टर तक डिस्कस किए हैं। वांट ऑफ फैक्टर से आगे हम देखेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं। अभी तक हम कंप्लीट डिसोसिएशन या कंप्लीट एसोसिएशन कंसीडर कर रहे थे, बट जरूरी नहीं है कि जितना हमने सॉल्यूट लिया है वो सारा ही डिसोसिएट होकर आयनाइज हो जाए, ठीक है। तो उस केस में वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, उस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाला जाता है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।